नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ मनोज कुमार जी हैं, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और साथ ही सक्रिय राजनीति में भी हैं। तो सर, सीधा सवाल, जैसे इस वक्त देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है वोट के अधिकार का, वोट चोरी का या वोट डकैती जिसे कही जा रही है, जिसको लेकर वोट अधिकार यात्रा चलाई बाकायदा राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, जिसका कल समापन हुआ पटना में। उसके बाद आज आपने भी कुछ दस्तावेज यहाँ पेश किए हैं और अब 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके की धांधली हुई है और उसको लेकर आपने बड़े आरोप लगाए हैं। तो पहले तो उस पर बात करेंगे कि किस तरीके के आरोप हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टी अभी इस वक्त सत्ता में है, जो वोट में धांधली हुई है उसके बाद भी वो सत्ताधीन है और अब उन्हीं की पार्टी में, उन्हीं की सत्ता में वहां पे जांच चल रही है। जो प्रश्न आपका है, प्रश्न काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको 3-4 हम लोग टुकड़ों में बांट के जवाब देंगे। जो वर्तमान में स्थितियां जो बिहार से चली वोट अधिकार रैली के माध्यम से, तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है ताकि लोगों के बीच में जन चेतना आए अपने वोटों के लिए और अलर्ट मोड पे हो जाएं कि शायद उनके वोट कटे हैं या उसको एक बार सुपरविज़न कर लें। और लोगों के ग्रास रूट लेवल की स्थितियां अलग होती हैं। जो वोट चोरी की बात आई है वो आदरणीय राहुल जी ने अपनी पूरी टीम के बहुत दिनों के रिसर्च के बाद पब्लिक डोमेन में वो चीज़ ले आए। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पे चीज़ें आई कि एक घर से 250-250 वोट बने हैं, 47 वोट बने हैं। उस घर में एक आदमी के रहने की जगह नहीं है, वहाँ से भी 125 वोट बने हुए हैं। इस तरह की चीज़ें वो रिसर्च टीम के द्वारा लाई गई। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हुई। लेकिन इस तरीके से जो डाटा है उत्तर प्रदेश का, चूँकि एडवोकेट राजकुमार साहब ने काफ़ी डिटेल्ड इस पर काम किया हुआ है, तो ये जो डाटा डुप्लीकेट वोट्स के बाबत आई है वो करीब 99 लाख रही है। और 99 लाख कोई छोटा फिगर तो होता नहीं, जहाँ 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 से मार्जिन से कैंडिडेट हारा हो और जीता हो। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन कमीशन का गठन ही क्यों हुआ? इलेक्शन कमीशन संवैधानिक जो हमारी बॉडी है वो इसीलिए है ना कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। अगर वोट जिनके बनने चाहिए उनके नहीं बन रहे हैं, या जिसके नहीं बनने चाहिए थे उनके बन रहे हैं, या वोट 2 जगह है, तो उनके पास इस तरह की मैकेनिज्म है कि वो इस बात को ऑफिशियल्स के थ्रू अपनी जो डाटा है उसको सही कराएं। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं रहती है तो इलेक्शन में उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का जो अधिकार है वो भारत के संविधान से मिला हुआ है। यह संवैधानिक अधिकार है। आप मत का विभाजन हो सकता है, किसी विचारधारा को समर्थन कोई कर सकता है, कोई विरोध कर सकता है, लेकिन उसका मत काटने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो जिस उद्देश्य के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के संविधान ने अपनी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो डाटा है ये वो क्लियर बता रहा है कि जो विसंगतियां और ये जो बार बार जिला प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं कि कोई विसंगति या त्रुटि नहीं है और कोई मतदाता छूटा नहीं है। क्या कोई अधिकारी प्रमाण पत्र अगर ये देता है अपने सिग्नेचर से, क्योंकि कोई भी अधिकारी जब अपना फंक्शन करता है तो ऑफिशियल डिस्चार्ज करता है अपनी ड्यूटी का, वो कोई निजी कार्य में प्रमाण पत्र नहीं देता। तो जब ऑफिशियल डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ड्यूटी को तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है, और जब जिम्मेदारी बनती है तो विधि विरुद्ध कार्य के लिए उसके लिए सजा भी है। उस सजा पे जो आरटीआई पे काम किया तो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से क्लियर आया है कि इसके लिए एसडीएम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब नागरिक का वोट कटे विधि विरुद्ध तरीके से तो उनको आप आरोपी बनाइए और देखिए कितनी बेहतरी से आपका जो है मतदाता सूची में नाम रखेंगे वो। अब एक सवाल ये है कि कल जैसे ही समापन हुआ वोटर अधिकार यात्रा का, उस रैली में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि पहले उन्होंने एटम बम लाया था और अब उससे बड़ा एक बम, हाइड्रोजन बम वो लेकर आने वाले हैं। और उनके साथ ही उन्होंने महादेवपुरा का भी जिक्र किया कि अभी महादेवपुरा की बारी थी। आगे कहा कि
बात होगी वो उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉम्ब क्या हो सकता है, और जिस तरीके से एक के बाद एक साक्ष्य आप लोग पेश कर रहे हैं और उन साक्ष्यों को लगातार मानने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकार कर रहा है कि ये झूठ है, बार बार आप लोग पेश कर रहे हैं और वो बार बार कह रहा है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं कि ये सब गलत है, और अगर सही है तो आप बाकायदा हमें हलफनामे के साथ दीजिए। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? जहाँ तक हलफनामे और एफिडेविट की बात है, आपके पास से एडवोकेट राजकुमार जी संविधान बचाओ ट्रस्ट के सबसे एक्टिव और कई जिलों में संविधान बचाओ ट्रस्ट के माध्यम से कई लिटिगेशन, मुकदमे और तमाम चीज़ें, नवाम नोटिसेस, तो एफिडेविट आपने सैकड़ों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज रखे हैं। एफिडेविट का जो महत्व था, शायद एफिडेविट का महत्व देते देते इलेक्शन कमीशन में महत्व भी लग रहा है कि ख़त्म सा हो गया है। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ही नहीं, कहीं पर भी जहां एफिडेविट दिया जाता है तो ये माना जाता है कि ये बात सही है। और जो मुकदमे मैं बता रहा हूँ वो मेरे पास डाटा है, और जो और लोगों का रिसर्च वर्क है उससे थोड़ा सा हटके इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो वर्क है उसमें जो पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही हैं, वो किसी संस्था के, किसी एनजीओ के या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं हैं। ये सारे जो पेपर्स हैं आपके गेस्टेड ऑफिसर्स के द्वारा जारी किए हुए प्रपत्र जो मैंने आप लोगों को दिए हैं वो हैं, तो इसलिए इसकी प्रामाणिकता संदेह नहीं। जी। अब राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब पर आपकी क्या राय है कि वो आखिर कौन सा नया बॉम्ब लेकर आने वाले हैं? लोगों को जगाना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, जो ये काम चल रहा है इस मुल्क में और जो आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी कर रहे हैं और तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से जनता के बीच में एक जन चेतना जग रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि हम लोग ठगे से जा रहे हैं। जो पहले बात रही वो काफ़ी साख नीचे जा चुकी है, बहुत नीचे जा चुकी है, और अब ऐसा समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन के पीछे जाके सत्ता दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। एक सवाल जो है वो लगातार न्यायपालिका पर भी उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके के फैसले न्यायपालिका ले रही है, जो उम्मीद की जा रही थी न्यायपालिका से, उससे कहीं ना कहीं वो बचती नजर आ रही है। और आप क्योंकि रह चुके हैं न्यायपालिका में, तो आपसे ये सवाल बेहतर मैं समझती हूँ करना कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो अपनी भूमिका निभा रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर पर या वोट चोरी पर जिस तरीके से जितनी सक्रियता उन्होंने स्ट्रे डॉग्स पर दिखाई थी, क्या सुप्रीम कोर्ट को वोट चोरी और वोट अधिकार पर इतना सक्रिय नहीं होना चाहिए था? निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको माना गया है संवैधानिक व्यवस्था में, तो गार्जियन निष्पक्ष होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए, और उसके लिए रूल ऑफ लॉ को कायम करना समाज में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत के संविधान में जो न्यायपालिका को शक्तियां दी गई हैं वो किसी राजनीतिक दल के लिए या विपक्ष के लिए नहीं दी गई हैं। उनको ये शक्तियां दी गई हैं कि आप आम आदमी तक, जो उसका नागरिक है, जो संवैधानिक व्यवस्था में उसको सारी फैसिलिटी, सारे हक अधिकार उसको मिलें। जिस तरीके से वोट काटने के मामले हों चाहे तमाम अन्य मामले हों, जनता के बीच में यह चर्चा का विषय है कि न्यायपालिका से जो अपेक्षित परिणाम है वो आम आदमी से दूर होता जा रहा है, और एक भारत का जो नागरिक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो बहुत बड़ी आबादी है हमारे भारत की, उसमें वो अपने एक वोट के अधिकार के लिए वो कहाँ तक लड़ाई लड़े, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जहाँ सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी इस मुल्क में इतनी बड़ी खाई है कि इतने बड़ी व्यवस्था से कैसे लड़े। हम लोग भी जब आते हैं कोर्ट्स में देखते हैं तमाम तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। वो खड़े किसके साथ है? आप अपने नागरिकों को क्यों कमज़ोर करना चाहते हो? जिस मुल्क में नागरिक कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। उसकी जिम्मेदारी भारत के न्यायपालिका को दी गई थी, और जो वर्तमान, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो, चाहे जिस तरीके से ट्रांसफ़र को लेकर है,
एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, फुले शाह पेरियार के लोग हैं, ये लड़ाई अनवरत चलती रही है और चलती रहेगी। लेकिन जो विपक्ष की सबसे बड़ी बात आ रही है कि वो आज की तारीख में सब एक होकर अपने मुद्दों को रख रहे हैं। इस समय उनके राजनीतिक विचारधारा जो भी कुछ हो, लेकिन आज की तारीख में वो मान चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं भारत के लोगों के सामने कि हमारा दुश्मन क्या है और उसके लक्ष्य क्या है। अब इसी आखिरी सवाल के साथ ख़त्म करती हूँ। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपने जो कहा कि जो ये लगातार जो दायरा है लोगों का वो बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के वोट कट रहे हैं वो कहाँ तक ये लड़ाई लड़े, कैसे लड़े। सबसे पहला सवाल तो उनके जहन में ये आता है कि आखिर हम कहाँ कंप्लेन करें, किस तरीके से इस आगे लड़ाई को आगे लेकर जाएं। ऐसे में जब विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं तो उन लोगों के उस अधिकार के लिए वो विपक्षी पार्टियां, उन्होंने पेश तो कर दिया कि देखो ये जिंदा लोग हैं, ये तमाम लोग हैं जिनके वोट कटे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का क्या, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उनका जिस एरिया में वो रहते हों, जिस क्षेत्र में रहते हों, वो अपने बीएलओ जो स्थानीय कर्मचारी होता है वो सभी के लिए वेल नोन होता है, एक दूसरे को जानता पहचानता है। इसी उद्देश्य से उसको वो दायित्व भी दिया जाता है कि कहीं कोई गलत आदमी से ना उसका इंट्रोडक्शन हो। तो वो जब चीज़ों को समझता है तो उसके पास वो उसको हालांकि जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारण से वो अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो जो विक्टिम है, जिसका वोट कटा हुआ है, उसको वहां पे अप्रोच करना चाहिए और उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो गांव देहात में भी ऐसे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं जो ये समस्याओं को समझ रहे हैं। उसका एक रिप्रेजेंटेशन एसडीएम को दीजिए और कॉपी टू डीएम करिए, जिलाधिकारी। तमाम तरह के ऐप्स हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया में 90% लोग डिजिटल नहीं हैं, तो जो ऐप को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन देने के बाद कुछ समय के बाद आप उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा करिए। न्यायालय में मुकदमा जहां इस तरह के मामले हैं, उसमें विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर जिले में भारत सरकार ने बना रखी है, उसके जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाने की जहमत करनी होगी। और आप अपने आधार कार्ड लेके जाइए, कोई पहचान पत्र हो आपके पास, किसी तरह का आईडी हो, वो लेके जाइए आप, और वहाँ पे आपका मुकदमा दायर होगा। मुकदमा दायर होने के साथ ही यकीन मानिए कि पूरी प्रक्रिया आपके वोट बनाने की शुरू हो जाएगी। इतना भर काफी है। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं जो पेशे से अधिवक्ता हैं, और इनसे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जो लीगल एक्शंस लिए हैं और जो आरटीआई के ज़रिए इन्होंने जानकारी इकट्ठा की है, उसके बाद जो हलफनामा मांग रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राहुल गांधी से या तमाम विपक्षी पार्टियों से, वो खुद मजबूर हो गई है इनके तमाम आरटीआई और इनके इकट्ठा किए हुए उन्हीं के दिए हुए डाटों को जब इन्होंने पेश किया उनके सामने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्हें हलफनामा भेज रही है और बाकायदा ये कह रही है कि देखो हम पे अगर कार्रवाई करनी है तो आप हमारे हिसाब से जो हमारे दंड विधान बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के लिए अलग से, उसके तहत आप हम पे कार्रवाई करवाइए। और कुछ इस तरीके से मजबूर किया है इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी आरटीआई लगाई है आपने, किस तरीके से तमाम ये आपने सबूत इकट्ठे किए हैं, उनसे ही लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं जो है जनता टीवी के सभी दर्शकों को जो है धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जून 2021 में ये काम शुरू किया गया था विधानसभा चुनाव से पूर्व, और विधानसभा चुनाव में जो है पूरे विधानसभा चुनाव 2022 के थे, उस समय पूरे मजबूती के साथ जो है आरटीआई ली गई थी। चुनाव आयोग को बताया गया था कि वोटर लिस्ट में क्या गड़बड़ी है, मतगणना में क्या गड़बड़ी है, इलेक्शन कराने में क्या गड़बड़ियां हैं, सबकी ओर इशारा किया गया था। करीब विधानसभा चुनाव में हमने 5000 के करीब शिकायत की थी, इलेक्शन कमीशन से लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सबको जो है। उसके बाद उनसे प्रमाण पत्र ये इकट्ठे किए गए हैं कि वोटर लिस्ट ठीक है हमारी, उन्होंने खुद दिया कि हमारी वोटर लिस्ट ठीक है, देखो सर्टिफिकेट है हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम का। तो जैसे ही 2022 के चुनाव हुए, 22 के चुनाव में मार्च में गिनती हुई थी, नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने जो है खुद कहा कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची जिसके द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 कराया गया था, उसमें 99 लाख वोट डुप्लीकेट है और इनको निरस्त कर दीजिए। तो उसके बाद 2024 का चुनाव आया। 2024 के चुनाव में जनवरी 2024 में सभी उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग को एक शपथ प्रमाण पत्र दिया
कि मतदाता सूची त्रुटि रहित है, इसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है और किसी भी व्यक्ति का नाम छूटा नहीं है। तो इसके बाद जून 2024 में मतगणना हुई लोकसभा चुनाव की, और अगस्त 2024 में ही भारत निर्वाचन आयोग का डाटा दोबारा से आ गया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में 1.5 करोड़ वोट डुप्लीकेट है। तो यानी 99 लाख वोट विधानसभा में जो है डुप्लीकेट थे, और इनको निरस्त करने के लिए चुनाव आयोग एक तरफ चिट्ठी लिखता है सभी जिलाधिकारियों को, डाटा भेजता है कि तुम्हारे जिले में कितने वोट डुप्लीकेट हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लोकसभा चुनाव 2024 होता है, वहां जो है जो पहले जो है 99 लाख वोट थे डुप्लीकेट, उनको 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से ही संभव हो सकता है, बगैर चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये सारी चीजें नहीं हो सकती। जब चुनाव आयोग के पास एक इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप है कि वो वोटर लिस्ट में चेक कर सकता है कितने वोट डुप्लीकेट हैं, तो जिस टाइम मतदाता सूची फाइनल प्रिंट के लिए जाती है, उस समय जो चुनाव आयोग को चेक कराना चाहिए कि कितने वोट डुप्लीकेट रह गए या कितने नहीं रह गए। जब वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, हर हफ्ते जो है उसका मॉनिटरिंग होती है, तो मॉनिटरिंग के टाइम पर जो है सभी जिलाधिकारियों को बताना चाहिए कि आपकी विधानसभा में इतने वोट डुप्लीकेट रह गए, तुम्हारी में इतने रह गए, तुम्हारी में इतने रह गए, इनको सबको डिलीट करके लाइए। और कुछ वोट तो ऐसे हैं डुप्लीकेट वोट जिनको भारत निर्वाचन आयोग को ही डिलीट करना था। जैसे मेरा वोट सहारनपुर में भी बनवा लिया मैंने, दिल्ली में भी बनवा लिया, तो सहारनपुर का आदमी हमारा वोट डिलीट नहीं कर सकता, वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा कि जिसका दिल्ली में भी है यहाँ भी है। तो ये भारत निर्वाचन आयोग से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक की ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है। आर्टिकल 324 में एक्यूरेट वोटर लिस्ट बनाना उनकी संवैधानिक ड्यूटी है, और वो किसी भी व्यक्ति पर या किसी नागरिक पर या किसी पॉलिटिकल नेता पर या बीएलओ पर किसी पर नहीं थोप सकता। संविधान ने उनको ड्यूटी दी है कि वो एक्यूरेट मतदाता सूची बनाए, और जब तक एक्यूरेट मतदाता सूची नहीं बनेगी, चुनाव आयोग अपने जो है कार्य से पीछे नहीं हट सकता। तो ये कुछ इस तरीके से तमाम लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं ये पीछे लग चुके हैं चुनाव आयोग के, और विपक्ष पर तो वो लगातार इल्ज़ाम लगा सकते हैं, उनकी बातों को बेमाना झूठा बता सकते हैं, पर जब ऐसे बुद्धिजीवी लोग उतर जाते हैं मैदान में और अपने आंकड़े पेश करने लगते हैं, तब चाहे वो इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था भी क्यों ना हो, उन्हें भी मानना पड़ता है अपनी गलतियों को। और बाकायदा जैसा इस केस में हुआ है कि उन्होंने हलफनामा पेश किया है, जहां एक तरफ वो विपक्षी पार्टियों से हलफनामा मांग रहे हैं, राहुल गांधी से मांग रहे हैं, इस मामले में खुद हलफनामा पेश कर रहे हैं कि भैया देखो जो आप दे रहे हो सब सही है, हम मान रहे हो उस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो कोशिश आप कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत धन्यवाद। एक चीज और थोड़ी छोटी सी रह गई है, जैसे ही ये केस फाइल हुआ और इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम मुलजिम बने, तो जो भ्रष्टाचार न्यायालय है, एंटी करप्शन कोर्ट मेरठ की है, उसने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसके संबंध में जो रिपोर्ट है वो मुख्य चुनाव आयुक्त से मांगी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से मांगी है, और जो एसडीएम्स हैं उनकी रिपोर्ट जो है जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मांगी है। इस प्रकार जो है पूरा जो मशीनरी है वो जो है एक ही केस में जो है, जो 2 केस हैं, एक हापुड़ से जो है राकेश कुमार जी ने किया है और मेरठ से मनोज कुमार जी ने किया है, तो इन 2 केस में ही पूरे उत्तर प्रदेश की मशीनरी जो है डिस्टर्ब हो चुकी है। और अब जो यूपी में 2027 की वोटर लिस्ट बनेगी, हम देखते हैं कि चुनाव आयोग कितनी बेईमानी करता है, और जो है वो जो अधिकारी हैं वो कितने लोग दंडित होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 की वोटर लिस्ट एक्यूरेट बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।